कवर करेंगे घटना चक्र पूर्वावलोकन का न्यू संस्करण जो 69वें बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्राचीन भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर होगा डी, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा रेव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसको कॉलकोलिथिक युग कहा जाता है? आंसर होगा 3, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। क्वेश्चन 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर होगा लाल। अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमानों पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद्भांड। मृद्भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रंग ग्रहण कर लेती थी। इन मृद्भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्यऐतिहासिक काल। इसका आंसर होगा आद्यऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्यऐतिहासिक काल माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्यऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान हो तो ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए हम बुक भी आपको क्लियरली दिखा रहे हैं कि आप लोग क्लियर पढ़ के समझ सके अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा पकी ईंट से बनी इमारत। अब हम देख लेते हैं इसका विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आंसर होगा लोथल। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? आंसर होगा लोथल। उपयुक्त फर्स्ट वाली व्याख्या ही है, इसे फिर से मैं पढ़ लेती हूँ। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। 8, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? आंसर नंबर 2, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। इनमें से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? आंसर नंबर 1, कालीबंगन।
प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित वनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा B.A. स्मिथ। R. बनर्जी नहीं होंगे, K.N. दीक्षित भी नहीं होंगे। आंसर इसका होगा B.A. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 में वर्ष 33-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की तथा इनके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान K.N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, A. घोष, J.P. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि B.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर A। बोगाजकोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो सिंधियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्रमित, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर D सही होगा, परोशनी। दशराध युद्ध 10 राजाओं का युद्ध। दशराध युद्ध को 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है जो परोशनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु, तुर्बसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आंसर होगा 9वां। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुंजबत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आंसर 4, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो दोस्तों इसका आप अगर विस्तार से देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का यही विस्तार रूप देख लीजिए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। 16, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर 4, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कानाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। 17, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रशासकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही है, क्योंकि महावीर स्वामी
महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आंसर नंबर सी, पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो बज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? आंसर होगा जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गंधर्व कहा जाता है, निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे। अव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास। 20 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन नंबर 2, सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरीबोला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तम वर्तमान में सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख और दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्ती, राजगृह, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश पेशनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदवत खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे जो वर्तमान में कुशीनगर है, मल्ल राज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन 4, बौद्ध। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है पहला विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं इसमें दी जाती है। दूसरा सुत्त पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के वचन को संदर्भित किया गया है, तथा तीसरा है अधिधम्म पिटक। इसे दार्शनिक सिद्धांत के तौर पे भी जाना जाता है। 24 में त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक धारण, दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसमें आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वो मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर को त्याग को आवश्यक बताया है।
क्वेश्चन नंबर 26, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? इसका आंसर होगा पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसाक के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एवं अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक एवं 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटक विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रंत को मूल्यांकन से ही बाहर। क्वेश्चन नंबर 27, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा अजीबको ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी के गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व निर्णय नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है? ऑप्शन नंबर 3 उदयन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था या पाटलिपुत्र नगर बसाया था? इसका आंसर हो जाएगा 4 उदयन। क्वेश्चन नंबर अगला 32, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा 4 लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ये था वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बच्ची संघ के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 33, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा राजगिरी गिरिव्रज। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? सी जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेशचंद्र प्रघोत के इलाज के लिए भी भेजा। शत्रु के वंश का क्या नाम था? इसका आंसर होगा हर्यक वंश। मगध का शासन अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन के द्वारा कौशाम्बी के वत्स राजा उज्जैन से भिन्न ने कर दी थी। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। अब हम इसका देखते हैं विस्तार से। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया, जबकि जस्टिस ने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है।
क्वेश्चन नंबर 37, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आंसर होगा 4, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरयाकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का सबसे प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की भिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, अतः विकल्प भी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज दूत था, इसके और 3 ऑप्शन यहाँ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। चलिए इसका हम विस्तार से देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध। अंतिम मौर्य सम्राट था, आंसर होगा बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सिंह के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 42, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? इसका आंसर होगा जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लोक भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विद्रोह, शासन, व्यक्तित्व आदि पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आंसर होगा सी, खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से चारों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा 4, समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन पर्याप्त प्रशस्ति से मिलता है। इसके लेखक जो थे हरिसेन थे। क्वेश्चन नंबर 46, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया? इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में
455 ईसा पूर्व में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को और तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 47, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? इसका आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपरहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। चीनी यात्री संगयून ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे शिवकी कहा जाता है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 4 होगा राजतरंगिणी। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जैसी 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस एपिसोड में 50 क्वेश्चन को ही कवर कर रही हूँ और अगले एपिसोड में मैं फिर 50 क्वेश्चन को कवर करूँगी। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो भी कहाँ सही और गलत जो भी हो रहा है वो आप लोग बताएं प्लीज़, हमें अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं अगर आप लोग कहें तो मैं लुसेंट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने और करेंट को भी देने का कोशिश करूँगी।